Assalamu alaikum. Today is our second lecture of quantum mechanics. क्वांटम मैकेनिक्स का सेकेंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी एंड वेव फंक्शन के बारे में देखेंगे कि वेव फंक्शन किस तरह से मिलकर बनता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी होती हैं और जो वेव फंक्शन की फॉर्म हम पढ़ते हैं उसको उसी फॉर्म में क्यों लिखा जाता है, क्या उसको किसी और तरह से भी लिखा जा सकता है, अगर नहीं लिखा जाता तो फिर क्यों नहीं लिखा जाता। तो इन सारी चीज़ों को जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो लास्ट लेक्चर था वहीं से हम स्टार्ट करते हैं, उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, जिसको हमने कहा था बॉर्न्स इंटरप्रिटेशन। उसमें हमने क्या देखा था, इसमें हमने देखा ये था, इसको ग्राफ हमने एक ड्रॉ किया था, इसमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो थी दैट वाज ऑन वाई एक्सिस, और ये कुछ इस तरह से हमारे पास इसका ग्राफ बना था। एंड दिस वन, ये वाला पॉइंट जो था इसको कहा था ए, एंड यहाँ पर हमने एक और पॉइंट लिया था जिसको हमने कहा था दिस इज़ बी एंड दिस इज़ स्मॉल ए। ये वाला पॉइंट जो था ये बी था। तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला लिखा था कि कोई एक पार्टिकल जो है अगर इस स्पेस इस जगह के ऊपर पाया जाता है तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, किस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम ये इसके जो है वो प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर ये हमारे पास कोई एक वेव फंक्शन है, ये हमारे पास उसकी वेव फॉर्म उसकी बनी हुई है, तो अगर इसमें हमने एक पॉइंट ए और बी ले लिया तो ए बी ये वाला जो हमारे पास है, क्या यहाँ पर कोई पार्टिकल प्रेजेंट हो सकता है? यस, यहाँ पर कोई एक पार्टिकल प्रेजेंट हो सकता है। ये हमने लास्ट लेक्चर में इस चीज़ को देखा था। तो हम ये कह सकते हैं कि ए से बी एंड साई बार स्क्वायर डी ऑफ एक्स, तो क्या ये इज इक्वल टू ज़ीरो है? नहीं, ये इज इक्वल टू ज़ीरो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसकी कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पर जो है पार्टिकल प्रेजेंट हो सकता है। और अगर पॉइंट बी को देखा जाए तो पॉइंट बी के ऊपर क्या प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे कोई पार्टिकल जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। तो पॉइंट बी के ऊपर जो है वो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो है, यहाँ पे कोई भी पार्टिकल जो है वो प्रेजेंट नहीं हो सकता। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो डिफरेंट है, कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कम है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो है, यहाँ पे भी इसकी कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी है। तो अगर हम एक्सटेंड कर दें इस वेव फॉर्म को इस साइड पे पॉजिटिव इन्फिनिटी, इस साइड पे नेगेटिव इन्फिनिटी तक, तो फिर इसमें जो है इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, इसके अंदर पार्टिकल के मौजूद होने की प्रोबेबिलिटी। तो अगर हम माइनस इन्फिनिटी से लेकर इसको पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ले कर जाते हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है हमारे पास वो इज़ इक्वल टू जो हो जाती है वो मैक्सिमम हो जाती है, 1 हो जाती है, कि प्रोबेबिलिटी ये सारी जो है इन सबको सम अप जब हम कर लेंगे डेट विल बी इक्वल टू 1। ये उस केस में है कि जब हमारे पास क्या होगा कि ये वाला फंक्शन जो है इसको हम नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक लेकर जा रहे हैं। तो ये यहाँ से हमने जो है वो आगे रिज्यूम करना है नेक्स्ट। तो आज हमने जो टॉपिक जिसको लेकर चलना है वो है हमारे पास प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी जिसको हम चांसेस भी कहते हैं, उसको जो है आज हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो इसको समझने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल मैं लेता हूँ, मैं क्लासरूम की एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि बुक में भी जो है वो बताया गया है कि कोई एक क्लासरूम है। अब क्लासरूम में डिफरेंट एज के स्टूडेंट्स मौजूद हैं। इस साइड पे जो है वो मैंने एज ली हुई है जिसको मैं जे के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। उस स्पेसिफिक एज के कितने स्टूडेंट्स मौजूद हैं क्लास के अंदर, उसको मैं एन ऑफ जे के साथ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ।
अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो है वो ड्रॉ कर लेता हूँ कि ये मेरे पास यहाँ पे ये 10 ईयर्स, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 एंड 25। तो ये मैंने यहाँ पे ईयर्स लिख लिया कि इतने साल की एज के जो है वो स्टूडेंट्स हैं। तो अब यहाँ पे ये उस क्लास के अंदर जो 14 ईयर्स की एज का जो है वो मेरे पास एक स्टूडेंट है। 15 ईयर्स एक स्टूडेंट है जिसकी जो एज है वो 15 ईयर्स है। देन 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसकी एज जो है वो मेरे पास है 16 ईयर्स। उसके बाद 17 वाला कोई नहीं है, 18 वाला भी नहीं है, 19, 20, 21, 22 एज के जो है वो मेरे पास 2 स्टूडेंट्स हैं। इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ, ये 22 एंड इसके बाद ये मेरे पास 23, 24, 25। तो 22 की एज के 2 स्टूडेंट्स हैं, 23 का कोई स्टूडेंट नहीं है, 24 के देन अगेन जो है वो 2 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, और 25 एज जो है उसके कितने स्टूडेंट्स हैं, उसके मेरे पास 5 स्टूडेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये एक क्लास की डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो मैंने लिया हुआ है एज को और वाई एक्सिस के ऊपर लिया हुआ है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को। तो इसमें जो है 14 ईयर्स ऑफ एज के जो है मेरे पास एक स्टूडेंट था, 15 ईयर्स वाला एक था, 16 ईयर्स के 3 स्टूडेंट्स थे। ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी एज 22 ईयर्स थी वो 2 थे। ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी एज 2 स्टूडेंट्स की एज जो थी 24 थी, एंड 5 स्टूडेंट्स की एज जो थी वो मेरे पास डेट वाज 25 ईयर्स। तो यहाँ पर जो है मेरे पास n जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ सर्टेन एज, और j किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, j मेरे पास रिप्रेजेंट कर रहा है ईयर्स को, कितने साल हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, अब ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी एज 14 ईयर्स थी वो कितने थे, यानी कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जिनकी एज जो थी, यानी कि एन ऑफ जे जो है, जे की वैल्यू जब हमारे पास 14 थी तो कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स थे, ये मेरे पास 1 स्टूडेंट था। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जिनकी एज जो है 15 ईयर्स थी, दैट इज़ आल्सो 1। एंड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जिनकी एज 16 ईयर्स थी वो हमारे पास 3 हैं, 17 कोई नहीं है, 18, 19, 20, 21 देन 22। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी एज 22 थी दोज वर 2 स्टूडेंट्स। देन 23, 24 जो स्टूडेंट एज के मेरे पास 2 स्टूडेंट्स थे। देन 25 एन ऑफ 25 जो है दैट इज़ इक्वल टू 5। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फिर कितने हुए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैलकुलेट कैसे किए जाएंगे, फिर वो मेरे पास जो है वो n के इक्वल होंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं सारे इन नंबर्स को जो है वो सम अप करूँगा। तो सम अप करने के बाद मुझे पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। तो मैं समेशन इनके सम कर रहा हूँ, j इज इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, यानी कि जितने भी इसमें जो है वो जितने भी ईयर्स आ जाएंगे 0 से लेकर इन्फिनिटी तक ईयर्स, हमारे केस में जो है वो 14 से स्टार्ट हो रहे हैं और 25 पे एंड हो रहे हैं, जिनमें भी कुछ अवेलेबल हैं ईयर्स और कुछ जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो n ऑफ j, तो ये कितना होगा, यानी कि ये मेरे पास आ जाएगा n ऑफ 14 प्लस n ऑफ 15 प्लस n ऑफ 16 प्लस n ऑफ 22 प्लस n ऑफ 24 प्लस n ऑफ 25। तो ये मेरे पास कितने हो जाएंगे, 5 to 7 9 एंड 3 11 12, 5 to 7 to 9 12 13 एंड 14। तो टोटल मेरे पास यहाँ पर 14 नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं वो
प्रेजेंट हैं। अब अगर मैं प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि किसी स्पेसिफिक एज के स्टूडेंट के मौजूद होने की प्रोबेबिलिटी क्या है इस क्लास के अंदर, तो मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ प्रोबेबिलिटी, किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ सर्टन एज, सर्टन एज के स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। तो वो क्या होगी मेरे पास प्रोबेबिलिटी फिर, यानी कि पी ऑफ जे कैलकुलेट मैं करना चाह रहा हूँ, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टन एज, यानी कि जे के साथ जो है वो एज को रिप्रेजेंट किया है हमने। तो ये किस चीज़ के इक्वल आएगी, ये इक्वल आएगी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी एज 14 ईयर्स है उनकी एक इस क्लास में मौजूद होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो प्रोबेबिलिटी मेरे पास है, यानी कि पी ऑफ जे की वैल्यू आ जाएगी 14 इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ जाएगा एन ऑफ जे, यानी कि एन ऑफ 14 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एन ऑफ 14 किसके इक्वल है, वो 1 है, तो ये हो जाएगा 1/14। सिमिलरली मेरे पास P इनके प्रोबेबिलिटी P ऑफ 15 जो है वो कितनी आ जाएगी, इनके 15 साल 15 ईयर्स ऑफ एज के जो स्टूडेंट हैं उनकी प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, डेट इज आल्सो इज इक्वल टू 1/14। सिमिलरली P ऑफ 16 जो है वो मेरे पास किसके इक्वल आएगा, डेट विल बी इक्वल टू 3/14 एंड P ऑफ 22 that will be equal to 2/14, P of 24 will be equal to 2/14 and finally P of 25 this will be equal to 5/14। तो ये हमारे पास इन सब की जो है वो प्रोबेबिलिटी आ गई। तो अब टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी हो जाएगी फिर, ये हम देखते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी होगी फिर। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट हम करेंगे उसी तरह से, इन सब प्रोबेबिलिटी को जब हम ऐड कर देंगे समीशन के जरिए से, कि j इज इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन एज इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आएगी फिर, इन सब को जब हम सम अप करेंगे, यानी कि 1/14 प्लस 1/14 प्लस 3/14 प्लस 2/14 प्लस 2/14 एंड प्लस 5/14, जब इनको सम अप करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 1, कि टोटल प्रोबेबिलिटी जो है यानी कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारे पास इज इक्वल टू 1 होती है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि ये बताओ कि इसमें मोस्ट प्रोबेबल एज क्या है, मोस्ट प्रोबेबल एज, ये हम इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि इस क्लास के अंदर कौन सी एज के स्टूडेंट जो है वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 25 जिनकी एज है वो 5 स्टूडेंट्स हैं, तो मोस्ट प्रोबेबल एज हमारे पास यहाँ पर कितनी होगी, डेट विल बी इक्वल टू 25। नेक्स्ट हम और इसमें से मीडियन एज जो है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मीडियन एज का क्या मतलब होता है, मीडियन एज का मतलब ये है कि वो एज कि जिस से कम एज और जिससे ज़्यादा एज के स्टूडेंट जो हैं वो बराबर हों, ठीक है, नहीं कैसे, ये वो एज है कि जिससे कम एज के स्टूडेंट और जिससे ज़्यादा एज के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दोनों जो हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे। अच्छा, अब हम चेक करते हैं कि यहीं से हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि वो एज कितनी हो सकती है। अब अगर यहाँ से देखा जाए 22 से, तो 22 एज जो है, या फिर 21 को अगर हम देखें तो 21 से लेस कितने स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, और इससे ज़्यादा कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं ये 9 है, ये 5 है, ये नहीं हो सकता। 22 है, फिर 23 है, 23 को चेक करते हैं।
23 के इस तरफ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है, और 23 के इस साइड पे 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी 7 स्टूडेंट्स हैं। तो इसका मतलब 23 इज़ आवर मीडियन एज, कि ये वो एज है कि जिससे लोअर एज के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और इससे अपर एज के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो दोनों आपस में इक्वल हैं, इसको जो है वो हम मीडियन कहते हैं। इसकी एवरेज एज जो है वो किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो एवरेज अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं एज की। एज को हमने रिप्रेजेंट किया जे के साथ, तो ये हमारे पास होगी एवरेज एज। एवरेज एज किस चीज़ के इक्वल होगी, एवरेज एज हमारे पास इक्वल होगी समेशन जे इज इक्वल टू 0 to infinity that age multiply by the number of students of that particular age divided by total number of students। ठीक है, तो यहाँ से हम इसकी जो है वो एवरेज एज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एन जे ओवर एन ये किस चीज़ के इक्वल है, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी के इक्वल है। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर जब पुट कर देंगे तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू समेशन जे इज इक्वल टू 0 to infinity दैट विल बी इक्वल टू जे पी ऑफ जे। दिस इज द एवरेज एज। तो अब एवरेज एज किस चीज़ के इक्वल हो जाएगी, जे की वैल्यू 0। अब चूंकि हमारे पास जो है ये स्टार्ट हो रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 14 से, तो हम ये 14 से ही स्टार्ट करते हैं। तो ये जे की आ गई 14 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 14 वो किसके इक्वल थी, वो हमने यहाँ पर देखी थी, डेट वाज इक्वल टू 1/14। तो 1/14 प्लस अब जे की वैल्यू हो जाएगी 15 और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/14 प्लस 16 इंटू इसकी प्रोबेबिलिटी है 3/14 प्लस देन 22 इसकी प्रोबेबिलिटी है 2/14 प्लस 24 2/14 प्लस 25 5/14। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास आएगा 294 डिवाइडेड बाय 14 एंड दिस विल बी इक्वल टू 21। तो जो एवरेज एज है हमारे पास दैट इज इक्वल टू 21, और इस चीज़ को जो है वो हम कहते होते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू। इस चीज़ को ही, इसी को ही हम कहते होते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ठीक है, और देन व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ एज। तो एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ एज जो है हमारे पास वो किस चीज़ के इक्वल होगी, तो वो हमारे पास होगी एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ एज इज इक्वल टू समेशन जे स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एज। तो यहाँ से इस तरह से हम इसकी जो है वो एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ एज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द वेरिएंस वेरिएंस जो है वो क्या होगी। तो इसको देखने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि वेरिएंस होती क्या है। तो वेरिएंस को समझने के लिए हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, उससे जो है हम इसको अच्छी तरह से समझ सकेंगे। तो उसी तरह से मैं दो प्लॉट जो है वो ड्रॉ करता हूँ। एक है मेरे पास ये प्लॉट 1 2
3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इस साइड पे जो है वो मेरे पास है नंबर एन ऑफ जे एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मेरे पास जो है जे है। सिमिलरली एक और प्लॉट है मेरे पास इसी तरह से एन ऑफ जे एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है मेरे पास वो कुछ इस तरह से हुई है कि 4 जो है इसके ऊपर इसकी वैल्यू जो है 1 है, देन 5 जो है उसकी वैल्यू मेरे पास जो है वो है मेरे पास 8 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 और 6 की वैल्यू जो है वो भी मेरे पास है 1। एक और हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें अगर देखा जाए तो 1 से लेकर 10 तक जो है सब की वैल्यू मेरे पास 1 1 है, 1 नंबर उसमें मौजूद है हर किसी में, एक्सेप्ट जो 5 है इस पे मेरे पास जो है ये 6 है। अब हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि वेरिएंस होती क्या है, इसकी ज़रूरत हमें जो है वो क्यों पेश आती है, क्यों हमें वेरिएंस जो है वो रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ पे अगर इसके लिए देखा जाए इसकी मीडियन वैल्यू जो है वो हम देखते हैं कि वो क्या है। मीडियन एज जो है वो क्या होगी इसकी, और इसकी मीडियन एज जो है वो क्या होगी। तो मीडियन एज होती क्या है, मीडियन एज जो है वो हम अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर पढ़ कर रहे हैं कि मीडियन एज जो है वो हमारे पास होती है कि जिससे लेस और जिससे ज़्यादा जो है हमारे पास सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अवेलेबल थे। तो अब यहाँ पर भी अगर 5 को देखा जाए, 5 के लेस जो है वो कितने हैं 1, और 5 से ग्रेटर कितने हैं वो भी 1 है, तो इसकी मीडियन एज जो है वो मेरे पास 5 बनती है। सिमिलरली अगर इस केस में देखा जाए तो अगर 4 से लेस कितने हैं 1 2 3 और ग्रेटर कितने हैं 1 2 3 4 5 6, नहीं 5 अगर देखा जाए तो 5 से लेस कितने हैं 1 2 3 4, 5 से ग्रेटर कितने हैं 1 2 3 4, तो इसकी मीडियन एज जो है वो भी मेरे पास 5 आ रही है, तो इसमें तो कोई फ़र्क ना हुआ। चलिए फिर एक काम करते हैं, हम इसकी एवरेज एज जो है वो कैलकुलेट करके देखते हैं। इसकी भी एवरेज एज कैलकुलेट करते हैं और इसकी भी जो है वो हम एवरेज एज जो है उसको कैलकुलेट करते हैं और फिर हम चेक करते हैं इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। 8 ये थे, 9 एंड 10, और इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी 10 नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं वो अवेलेबल है। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं इसकी जो है वो एवरेज एज। तो एवरेज एज कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या था, वो यहाँ पे हमने इसको देखा था कि ये मेरे पास पहले आएगी एज, देन नंबर ऑफ़ स्टूडेंट डिवाइडेड बाय टोटल। तो इसकी एज कितनी है 4, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इसमें कितने हैं 1, डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स कितने थे 10, प्लस नेक्स्ट इसकी एज कितनी है 5, और इस 5 में कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं 8 हैं, और टोटल 10, प्लस नेक्स्ट जो है वो 6 है, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 1 डिवाइडेड बाय 10। यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पे जो है हमारे पास पहले 1 आएगा, 1 के साथ आएगा 1/10, प्लस फिर 1 इंटू 1/10 प्लस 1 इंटू 1/10 प्लस 1 2 3 4, 1 इंटू 1/10 प्लस 2 इंटू सॉरी ये 1 होगा, ये मेरे पास होगा 2 3 4, और ये होगा 5 इंटू 2/10
प्लस 6 इंटू 1/10 प्लस 7 इंटू 1/10 प्लस 8 इंटू 1/10 प्लस 9 इंटू 1/10 प्लस, बस। तो इसको जब हम सम अप करेंगे ये इक्वल आएगा 4/40 प्लस 4/10 आएगा। ये 40 नहीं आएगा, 4/10 ये आएगा 40 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 10। सो दिस विल बी इक्वल टू, एलसीएम इसका आ जाएगा 10, ये आएगा 50 डिवाइडेड बाई 10, दिस विल बी इक्वल टू 5। और जब इस सब को सम अप करेंगे तो ये भी हमारे पास इज इक्वल टू 5 आएगा। तो दो फंक्शंस हमने देखे, दो हमने डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस देख रहे हैं। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन हमें वाज़ेह उसमें फ़र्क नज़र आ रहा है, इसमें भी फ़र्क नज़र आ रहा है, लेकिन इसकी मेडन एज दोनों की सेम आ रही है। एवरेज एज निकाल रहे हैं तो वो भी दोनों की सेम आ रही है। तो फिर इसको किस तरह से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है? तो अगर हम इसका प्लॉट यहाँ पे ड्रॉ करें तो ये हमें कुछ इस तरह से जो है वो इसका प्लॉट देखने को मिलता है। ये इसका प्लॉट हमें देखने को मिलता है। तो ये प्लॉट जो है ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ से हमें क्या चीज़ देखने को मिल रही है? स्प्रेड अराउंड द एवरेज वैल्यू को अगर हम नोट करें कि ये मेरे पास इसकी एवरेज वैल्यू 5 आ रही थी, तो 5 के अराउंड जो स्प्रेड इसका हो रहा है ये कम हो रहा है, और यहाँ पे इसका स्प्रेड जो है एवरेज वैल्यू का अराउंड जो है वो ज़्यादा हो रहा है। तो इसी चीज़ को जो है वो हम कहते होते हैं वेरिएंस। तो वेरिएंस को हमने क्या कहा? दिस इज अ स्प्रेड अराउंड द एवरेज वैल्यू, उसको वेरिएंस कहते हैं। तो इसको जो है वो हम स्टैंडर्ड डेविएशन का नेम देते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगर एक्सपेक्टेशन वैल्यू को जो है वो हम जे के साथ रिप्रेजेंट कर दें तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन होती है उसको जो है वो हम सिग्मा के साथ रिप्रेजेंट करते होते हैं, और सिग्मा स्केयर जो है ये इक्वल होता है जे स्केयर एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस स्केयर ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ठीक है, यानी कि जे स्केयर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्केयर, ये हमारे पास इक्वल होता है सिग्मा स्केयर के इक्वल। तो अगर यहाँ से मैं स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना चाहूँ, डेट विल बी इक्वल टू स्केयर रूट जे स्केयर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्केयर। तो इस फार्मूले से मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ? इस फार्मूले से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ स्प्रेड अराउंड द एवरेज वैल्यू, जिसको हमने स्टैंडर्ड डेविएशन का नेम दिया। तो अब क्लासिकल से हम क्वांटम की तरफ जो है वो मूव ऑन करते हैं। तो क्वांटम में हम डील करते हैं, हमारे पास होते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल्स। इसमें हमारे पास होते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल्स। कंटिन्यूस किस तरह से होते हैं? जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि इसमें जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरह से कंटिन्यूस वेरिएबल्स है, लेकिन क्लासिकल के अंदर जो है वो हमारे पास इस तरह से था, ये हमारे पास कंटिन्यूस नहीं था, दिस वाज डिस्क्रीट। तो क्वांटम के अंदर जो है वो हमारे पास होते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल्स। सो इन क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन वी राइट from minus infinity to positive infinity psi mod square d of x। psi mod square जो है ये हमारे पास यहाँ पर क्या है? दिस इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी दिस इज इक्वल टू 1। इसको हम जो है वो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन भी कहते हैं। सो द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x इन क्वांटम मैकेनिक्स इज इक्वल टू, क्योंकि ये हमारे पास कोई डिस्प्लेसमेंट है,
that will be from minus infinity to plus infinity psi steric x psi of d of x, and the expectation value of momentum. मोमेंटम को हम क्लासिकल के अंदर कोई एक फिजिकल पार्ट जो है वो क्वांटिटी लेकर चलते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ये हमारे पास एक ऑपरेटर के तौर पर जो है वो एक्ट करता है, मोमेंटम ऑपरेटर के तौर पर भी एक्ट कर रहा होता है। तो इसकी जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो हमारे पास इक्वल होगी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टेरिक एंड मोमेंटम ऑपरेटर देन साई डी ऑफ एक्स के इक्वल होगा। तो अगर अब मैं ये कैलकुलेट करना चाहूँ व्हाट इज़ द स्प्रेड इन केस ऑफ एक्स, तो वो मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आएगा, तो उसके लिए मैं स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो कैलकुलेट कर सकता हूँ, डेट इज़ सिग्मा ऑफ एक्स इज इक्वल टू, डेट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्क्वायर। और अगर मैं यही जो स्प्रेडनेस जो है वो कैलकुलेट करना चाहता हूँ इन केस ऑफ मोमेंटम ऑपरेटर, तो वो मेरे पास जो है दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा पी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट मोमेंटम ऑपरेटर की स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्क्वायर। तो इस तरह से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ स्प्रेडनेस इन मोमेंटम। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं वेव फंक्शन की तरफ कि वेव फंक्शन जो है वो क्या होता है। अब इलेक्ट्रॉन जो है जैसे कि हमें पता है कि एक पार्टिकल है लेकिन उसकी वेव नेचर होती है, यानी कि वो पार्टिकल वेव्स के तौर पर जो एक्ट कर रहा होता है। तो साई जो है ये हमारे पास कोई एक वेव फंक्शन है जो कि बेसिकली हमारे पास फंक्शन है स्पेस एंड टाइम का, ठीक है। और साई ऑफ एक्स ओ टी ये हमारे पास इक्वल होता है एक्सपोनेंशियल एओटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये इस चीज़ की इक्वल होता है। इसमें सबसे पहली चीज़ एओटा इसमें आ रही है। एओटा क्या चीज़ है यहाँ पे, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एओटा जैसे कि हमें पता है कि एक इमेजिनरी पार्ट होता है, और इमेजिनरी पार्ट किस तरह से आता है इस चीज़ को हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये एओटा इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट -1 के इक्वल होता है। तो ऐसे कोई भी दो आइडेंटिकल नंबर्स नहीं है कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें और उसका आंसर जो है वो -1 आ जाए। जैसे कि हमारे पास ए स्क्वायर होता है तो ए को, और अगर ए को मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास ए स्क्वायर आ जाता है। अगर 1 को और 1 को मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आएगा, यानी कि सेम नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो कोई भी दो आइडेंटिकल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो वो हमारे पास -1 के इक्वल नहीं आता। तो फिर ये कहाँ से आया एओटा हमारे पास, ये भी हम अच्छी तरह से जानते हैं कि स्क्वायर रूट -1 को जो है वो सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो इसको इवेंचुअली जो है वो एओटा का नाम दिया गया था। बहरहाल जो हमारा साई फंक्शन है ये इक्वल होता है एक्सपोनेंशियल एओटा के एक्स के, कि अगर जस्ट हम जो है इसको इसके स्पेस में जो है वो जस्ट लिया जाए तो एक्सपोनेंशियल एओटा के एक्स जो है ये इक्वल होता है कॉज ऑफ के एक्स प्लस एओटा साइन ऑफ के एक्स के। ये एक इमेजिनरी, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है, इसमें ये वाला पार्ट जो है ये रियल होता है, ये भी रियल होता है, लेकिन ये एओटा जो है ये हमारे पास इमेजिनरी है। और इसका काम जो है वो क्या होता है, दिस इज इट हैज़ समथिंग टू डू विद द एब्जॉर्प्शन बेसिकली। तो अगर हम यहाँ पे कॉज के एक्स को, चले मैं कॉज एक्स अगर कह लेता हूँ फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और साइन एक्स कह लेता हूँ। अब साइन एक्स और कॉज एक्स इन दोनों में अगर हम देखें तो ये दोनों ऑसिलेटरी फंक्शंस हैं,
इन दोनों की वेव फॉर्म होती है, ये ऑसिलेशंस जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं बिटवीन +1 एंड -1, और जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है इसकी हमारे पास एग्जांपल है, यानी कि पीरियोडिक फंक्शन है ये हमारे पास। तो उस लिहाज से ये दोनों जो हैं वो सेम होते हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि आउट ऑफ फेज होते हैं ये बाय 90 डिग्री, जो कि हम अच्छी तरह से इस चीज़ को जो है वो समझते हैं कि आउट ऑफ फेज का क्या मतलब होता है। तो अगर हम ये वाला सिर्फ एक डिफरेंस जो इसमें देख रहे हैं जो कि फेज़ डिफरेंस का है, अगर इसको हम हटा दें तो साइन ले लें या फिर कॉज ले लें, इन दोनों में जो है वो कोई फ़र्क जो है वो हमें नज़र नहीं आएगा। इन दोनों को जो है वो हम अलग अलग रिकॉग्नाइज नहीं कर सकेंगे। बेसिकली दिस इज़ द ओनली डिफरेंस बिटवीन दैम। तो इसमें जो कॉज एक्स होता है इसको हम इवन ऑसिलेटरी फंक्शन का नाम देते हैं, साइन एक्स को जो है वो ऑड ऑसिलेटरी फंक्शन का नाम दिया जाता है, जिसको हम बाद में पॉलिनोमियल में जो है वो एक्सपेंड कर लेते हैं, तो वहाँ से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स का भी जो है वो हमें अच्छी तरह से पता चलता है। इसमें हम देखते हैं कि जो चीज़ का हमें पता है कि कॉज ऑफ एक्स जो है ये हमारे पास जैसा कि एक ऑसिलेटरी फंक्शन है, तो अगर मैं ये कहूँ कि साई ऑफ एक्स जो है मेरे पास दैट इज इक्वल टू cos of kx, कि मैं जस्ट जो है इसका एक पार्ट यानी कि इसका जो रियल पार्ट है मेरे पास उसको ले रहा हूँ, cos of kx को ले रहा हूँ। अब यहाँ पे k जो है ये क्या चीज़ है? ये वेव नंबर है, और ये किस चीज़ के इक्वल होता है? ये 2π/λ के इक्वल होता है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर सकता हूँ, ये मेरे पास हो जाएगा cos of 2π/λ इंटू x। अब अगर यहाँ पर मैं ये कहूँ कि जो x है डेट इज़ इक्वल टू लैम्डा, x जो है ये कोई लेंथ है मेरे पास जो कि मैंने लैम्डा के यानी कि एक वेवलेंथ के इक्वल मैंने कहा कि इसकी लेंथ है। फॉर एग्जांपल कोई सर्कल है, उसकी लेंथ जो है वो मैंने x कह दिया, और वेवलेंथ जो है एक वेव को जो है उसको इसके इक्वल कह दिया। तो फिर मेरे पास साई ऑफ x जो है ये किस चीज़ के इक्वल बन जाएगा? तो साई ऑफ x डेट विल बी इक्वल टू कॉज ऑफ, यानी कि ये दोनों सेम हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2π, डेट विल बी इक्वल टू 1। तो ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? इसका मतलब ये हुआ कि जो जैसे कि मैंने कहा कि मैंने एक वेवलेंथ ली हुई थी कि ये 1 वेवलेंथ जो है उसको मैं इक्वल कह दिया था किस चीज़ के? x के। तो अगर मेरे पास कोई एक ये वाला फंक्शन है जैसे साई ऑफ एक्स इजिकल कॉज ऑफ एक्स मैंने लिया था, इसमें मैंने कहा कि अगर x इजिकल टू जो है वो लैम्डा के इक्वल आता है तो फिर क्या होगा? इसकी जो मोशन होगी वो जस्ट इसी वेव फॉर्म के अंदर जो है रहेगी, यानी कि इसी एक वेवलेंथ के अंदर जो है वो यहाँ पे इस तरह से जो है वो रोटेट करता रहेगा। इसकी मोशन जो है वो आगे प्रोसीड नहीं होगी, बल्कि यहीं पर अपनी मोशन को जो है वो रिपीट करता रहेगा। तो ऐसी वेव्स जो होती हैं इनको जो है वो हम स्टैंडिंग वेव का नाम देते हैं, क्योंकि ये ट्रैवलिंग नहीं कर रही होती, बल्कि ये एक ही वेवलेंथ के ऊपर रिस्ट्रिक्ट रहती हैं, इसी के ऊपर जो है अपनी मोशन को जो है वो रिपीट करती रहती हैं। सो दीज वेव्स आर कॉल्ड बेसिकली द स्टैंडिंग वेव्स। तो अगर इसको जो है वो हम दोनों तरह से स्टडी करें, इसमें टाइम का फैक्टर भी अगर ऐड कर दिया जाए, यानी कि साई इज इक्वल टू इफ आई राइट कॉज ऑफ kx माइनस ओमेगा टी, तो फिर क्या होगा? देन इट विल नॉट बी द स्टैंडिंग वेव। तो ये हमारे पास जो है एक ट्रैवलिंग वेव बन जाती है। वो किस तरह से ट्रैवलिंग वेव बन जाती है? वो इस तरह से बन जाती है कि इसमें kx में से जो टर्म माइनस हो रही है डेट इज इक्वल टू ओमेगा टी, टाइम के साथ साथ यानी कि टी की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, तो इसमें से जो चीज़ माइनस हो रही है वो बढ़ती जाएगी, तो ये वाली जो फंक्शन जो है इसमें चेंज आता जाएगा। तो दिस इज़ द ट्रैवलिंग वेव, दिस इज़ नॉट द स्टैंडिंग वेव। तो जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था कि साई ऑफ एक्स जो था वो इज इक्वल टू 1 था, तो वो हमारे पास उसमें जो है वो आ गई थी स्टैंडिंग वेव हमने उसमें देखी थी। तो अगर मैं यहाँ पर भी जो है वो साई को इज इक्वल टू 1 पुट कर दूँ तो फिर मेरे पास क्या बनता है? चेक करते हैं। तो अगर मैं साई को 1 पुट कर दूँ, ये मेरे पास हो जाएगा कि कॉज ऑफ kx माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू 1। तो कॉज 1 के इक्वल कब होता है? जब कॉज थीटा जो है यानी कि कॉज ऑफ 0 डिग्री जो है वो इज इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब ये वाली चीज़ जो है ये 0 के इक्वल है। देन वी कैन से डैट k ऑफ x माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू 0।
kx is equal to omega t and here इसको मैं लिख सकता हूँ x over t is equal to omega over k। और ये किस चीज़ के इक्वल होता है? ये मेरे पास वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा ओवर के इक्वल होती है। अब यहाँ पे v क्या चीज़ है? v हमारे पास वेलोसिटी है एंड ओमेगा क्या है? दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी बेसिकली आर द टू सेम थिंग। कि अगर हम विद रिस्पेक्ट टू लेंथ की बात कर रहे होते हैं तो वो हमारे पास जो है कि जो एक सर्कल एक बॉडी जो है रोटेट कर रही है सर्कल के अंदर विद रिस्पेक्ट टू लेंथ जब हम बात कर रहे हैं देन इट इज कॉल्ड द एंगुलर वेलोसिटी एंड हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो हमारे पास होगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्योंकि यहाँ पे हम जो है वो इस केस में दोनों चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, स्पेस को भी देख रहे हैं एंड टाइम को भी देख रहे हैं। तो या तो फिर हम स्पेस और टाइम को अलग अलग देख रहे होते हैं या फिर दोनों को एक साथ जो है वो स्टडी कर रहे होते हैं। सो ये जैसे कि मैंने कहा कि v इज इक्वल टू ओमेगा ओवर टी जो है ये हमें क्या बता रहा है? बेसिकली दिस गिव्स द रिलेशनशिप फॉर द वेलोसिटी ऑफ द ट्रैवलिंग वेव्स। कि जब हम ये बात की थी कि यहाँ पे जो है ट्रैवलिंग वेव्स प्रोड्यूस होंगी, ट्रैवलिंग वेव्स होंगी तो उसकी वेलोसिटी जो है वो इस एक्सप्रेशन के साथ जो है वो कैलकुलेट की जा सकती है। अब जैसा कि हमें पता है कि लैम्डा किसके इक्वल होता है? डेट इज इक्वल टू एच ओवर पी। तो अगर हम इसको लिखें इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर तो फिर हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि क्या चीज़ पढ़ के आ चुके हैं कि वेव नंबर के इज इक्वल टू होता है 2 पाई ओवर लैम्डा के। तो लैम्डा किसके इक्वल होगा? 2 पाई ओवर के इक्वल होगा। तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ 2 पाई ओवर के इज इक्वल टू एच ओवर पी। तो यहाँ से मेरे पास मोमेंटम जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? एच ओवर, इसको इधर ले जाता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, एच ओवर 2p एंड के। तो ये मेरे पास जो है मोमेंटम इक्वल आ गया। इसको मैं लिख सकता हूँ p इज इक्वल टू एच बार के। तो एक नई टर्म हमारे पास, एक नई डेफिनेशन बन गई मोमेंटम की कि मोमेंटम जो है वो एच बार के इक्वल होता है, जो जिसको हम जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो इस तरह से हम ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो पता चलती है हमें कि जो एक हमारे पास वेव फंक्शन होता है साई ऑफ एक्स वो टी जो कि बेसिकली इक्वल होता है एक्सपोनेंशियल एटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। इसमें हमने देखा कि के क्या चीज़ है, ओमेगा क्या चीज़ है एंड एक्स जो है ये स्पेस है एंड टी जो है ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा होता है टाइम को। वापस आते हैं हम उसी चीज़ के ऊपर जो हम बात कर रहे थे कि साई जो है डेट इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल एयोटा के एक्स, जिसको हमने कहा कि दिस इज़ इक्वल टू कॉज ऑफ के एक्स प्लस एयोटा साइन ऑफ के एक्स। इस चीज़ के इक्वल हमने इसको कहा था जब हम बात कर रहे थे कि ये रियल पार्ट है, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो इसमें जो है वो हम साई जो है इसको कॉज प्लस एयोटा साइन के इक्वल क्यों कहते हैं? इसमें इमेजिनरी पार्ट लाना ज़रूरी क्या है? अगर जस्ट जो है वो साई इज इक्वल टू कॉज ऑफ के एक्स जो है इसके इक्वल इसको कहा जाए देन व्हाट विल हैपन? क्या हम इसको जो है वो नहीं लिख सकते? यानी कि ये दोनों ऑसिलेटरी फंक्शन हैं, साइन भी ऑसिलेटरी फंक्शन है, कॉज भी ऑसिलेटरी फंक्शन है। तो एयोटा साइन ऑफ के एक्स का इसमें क्या रोल है? तो हम चेक कर लेते हैं। हम साई को जो है इज इक्वल टू कॉज ऑफ के एक्स के इक्वल लिख लेते हैं। तो फिर देन इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फिर किस चीज़ के इक्वल आएगी? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो हमें कैलकुलेट करना आती है जो है वो साई मॉड का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर के एक्स देन कॉस स्क्वायर। के की वैल्यू जो है वो हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाली थी। क्या निकाली थी? वो हमारे पास थी p ओवर एच बार के इक्वल आ जाएगी। कहाँ से? वो हमारे पास आ जाएगी k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी कि 2 पाई ओवर के हमने पुट की थी यहाँ पे। तो ये हमारे पास p ओवर के ये p ओवर h बार इज इक्वल टू के इक्वल होता है। तो यहाँ पे मैं पुट कर सकता हूँ p ओवर h बार इंटू एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास जो है यानी कि अगर ये हमारे पास एक पार्टिकल वेव के लिए एक वेव फंक्शन है
तो इसमें प्रॉब्लम आ रही है। इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? इसमें हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है कि आपने नाम सुना होगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें क्या कहता है? वो हमें ये कहता है कि डेल्टा पी एंड डेल्टा एक्स जो है डेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बार डिवाइडेड बाई 2। इसमें ये कहता है कि एट द सेम टाइम हम किसी भी पार्टिकल का मोमेंटम और उसकी पोजीशन जो है वो डिटरमाइन नहीं कर सकते, जबकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो तो हमें यही बात बता रही है कि ये वाली चीज़ें तो हमें एट द सेम टाइम जो है डिटरमाइन ही नहीं कर सकते। सो देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो ये किस तरह से हम एट द सेम टाइम ये नहीं कर सकते? इसकी छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि जब हम क्लासिकल पार्टिकल की बात कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है और वो जो गाड़ी है वो मूव कर रही है जी, तो वो गाड़ी वेलोसिटी v के साथ यहाँ पर मूव कर रही थी। अब इस गाड़ी को जब हम देखेंगे यानी कि यहाँ से कोई एक फोटोन आया, टकराया, टकराने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ पे हमारी आँख है और इस आँख के ज़रिए से जो है वो हमने इसको देखा। तो क्या ऐसे हो सकता है ये फोटोन इससे टकराया, टकराने के बाद इसने वैन को उठा के पर जो है वो इतनी दूर ले जाकर फेंक दिया? ऐसा कुछ नहीं होता। यानी कि ये फोटोन जो है ये इस वैन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यानी कि जो इसका इसकी वजह से, इस फोटोन की वजह से इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर जो है जब हम बड़ी चीज़ों को डील करते हैं, हम कहते हैं कि हम एट द सेम टाइम जो है इसका मोमेंटम और इसकी पोजीशन को जो है वो मेजर कर सकते हैं। लेकिन क्वांटम के केस में क्या हो जाता है? फॉर एग्जांपल ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़ा हुआ है, कोई फोटोन आता है, इससे टकराता है, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होता है, यहाँ से जो है वो हम इसको देख रहे हैं। तो क्या ये जो फोटोन है इस इलेक्ट्रॉन के साथ जब टकराएगा इसके ऊपर अपना इफेक्ट डालेगा कि नहीं डालेगा? देखते हैं। अब देखें, अगर कोई पार्टिकल फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन था जो कि सीधा जा रहा था, यानी कि इस तरफ जा रहा था, सीधा आगे की तरफ जा रहा है, सामने से एक फोटोन आता है, आके इसके साथ टकराता है, इसको जो है वो रेस्ट पे ले आता है। जैसे टकराता है, टकराने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट होगा तो हमें यहाँ से, तो ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन देगा? ये फोटोन हमें इन्फॉर्मेशन देगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रेस्ट के ऊपर है। तो अब उसने उसकी पोजीशन तो बता दी, लेकिन उसकी जो स्टेट थी उसकी वो उसने गलत बताई। उसने पहले, हालांकि वो तो रेस्ट मोशन में था, लेकिन ये वाला पार्टिकल जो फोटोन है वो हमें बता रहा होगा कि ये तो जो था वो रेस्ट के ऊपर था। सिमिलरली अगर कोई पार्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़ा हुआ है जो कि रेस्ट की हालत में है, यहाँ से फोटोन आता है, इसके साथ टकराता है, टकराने के बाद इसको उठा के परे मारता है, और जब ये, तो फिर इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी? ये फोटोन जो हमें बता रहा होगा कि ये वाला पार्टिकल जो था ये दैट वाज इन द मोशन। So this is what uncertainty principle says कि delta x and delta p that is greater than equal to h bar divided by 2। अब h bar की वैल्यू जो है वो 10⁻⁻34 h की वैल्यू होती है, जब वो 2 पाई से भी जो है वो स्मॉल हो जाएगी। तो ये बहुत ही स्मॉल वैल्यू है जो कि हमारे पास क्लासिकल के केस में कोई एक्ट ही नहीं करती, इसका कोई वहाँ पे रोल नहीं होता। लेकिन जब हम बात करते हैं क्वांटम लेवल के ऊपर, जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, देन इट मैटर्स, उस वक़्त जो है ये मैटर करती है। सो इफ़ अगर मैं कहूँ कि साई जो है डेट इज़ इक्वल टू कॉज ऑफ के एक्स प्लस एओटा साइन ऑफ के एक्स, तो इसको जो है मैं ड्रॉ कर सकता हूँ इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ लाइक दिस। हियर वी हैव एक्स आर, हियर आई हैव आई, और अगर ये मेरे पास कोई एक वेव फंक्शन जो था जिसको मैंने साई कहा हुआ था, तो इसका x जो कंपोनेंट होगा डेट विल बी इक्वल टू कॉज ऑफ के एक्स, एंड इस वर्टिकल कंपोनेंट डेट विल बी इक्वल टू साइन ऑफ के एक्स। तो साई इज इक्वल टू जो है वो मेरे पास है कॉज ऑफ के एक्स प्लस एटा साइन ऑफ के एक्स। तो अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैलकुलेट करता हूँ, यानी कि इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, साई स्क्वायर कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो वो किस चीज़ के इक्वल होगा? कि मैं देखना चाहता हूँ साई स्क्वायर जो है वो किस चीज़ के इक्वल है, जबकि साई को मैं जानता हूँ कि साई किस चीज़ के इक्वल है, डेट इज इक्वल टू कॉज ऑफ के एक्स प्लस एटा साइन ऑफ के एक्स के इक्वल है।
तो साई स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए ये अगर कहा जाए कि कॉज ऑफ के एक्स प्लस साइन ऑफ के एक्स इसका स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के साथ इसको ओपन कर लेंगे, डेट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इस तरह से मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं डेट इज इक्वल टू कि उसका जो है कॉन्जुगेट एंड जो वाला फंक्शन जो है उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते होते हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो आंसर आता है डेट इज रियल वन और इसमें जो है कोई एओर्टा इन्वॉल्व नहीं होता। नील बोहर एंड डी ब्रोगली, टू साइंटिस्ट्स। अब जो नील बोहर था इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर, और जब तक वो अपने ऑर्बिट के अंदर जो है वो रिवॉल्व करता रहता है उस वक्त तक वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट नहीं करता, जब तक के हालांकि उसकी जो मोशन होती है अराउंड द न्यूक्लियस वो तो जो इलेक्ट्रॉन की जो है वो एक्सेलरेट होता रहता है, तो उसको तो एक्सेलरेट करना चाहिए। तो फिर उसने जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। उसने कहा कि जब तक यानी कि पार्टिकल जो है किसी सर्टेन मोमेंटम के साथ किसी एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो वो सिर्फ उसी वक्त एब्जॉर्ब करेगा रेडिएशन को जब वो अपना ऑर्बिट चेंज करेगा। जब तक वो अपना ऑर्बिट चेंज नहीं करेगा उस वक्त तक वो रेडिएशन को एमिट नहीं करेगा। देन डी ब्रोगली ने इस चीज़ को जो है वो एक्सप्लेन किया था ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टिकल वेव जो कि उस वक्त डिस्कवर हो चुकी थी। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व नहीं करता, बल्कि ये बिहेव करता है एज अ स्टैंडिंग वेव। कि ये कोई सर्कल था तो इस सर्कल के अंदर जो है ये बिहेव कर रहा होता है कि ये मेरे पास डायग्राम जो है कुछ इस तरह से बनेगी। कि ये कुछ इस तरह से इसकी जो है वो डायग्राम बनेगी। तो इसमें जो है वो मेरे पास ये वाली जो है वो वेव होती है, ठीक है। तो दिस मोशन यानी कि ये वाली जो मोशन है, दिस मोशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट रेडिएशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि इस मोशन की वजह से ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है वो उसको रेडिएट नहीं कर रही होती। तो जो ट्रैवलिंग वेव्स हैं वो एमिट करती हैं रेडिएशंस को, लेकिन जो स्टेशनरी वेव्स होती हैं वो रेडिएशंस को जो है वो एमिट नहीं करती। अब जो कोई सर्कल है इसके रेडियस को जो है वो r कह दिया जाए, उसके सरकमफेरेंस को जो है जो कि यानी कि इसकी लेंथ जो है वो इक्वल उसको जो है वो l के इक्वल कह दिया जाए। तो सरकमफेरेंस में पता है l इज इक्वल टू 2 पाई r के इक्वल होता है। तो साई जो वेव फंक्शन हमने कहा हुआ है साई ऑफ x दिस इज इक्वल टू एटा k ऑफ x। तो अगर इसको जो है वो हम सरकमफेरेंस ऐड कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्सपोनेंशियल एओटा k इंटू एक्स प्लस एल के इक्वल हो जाएगा। लेकिन इसकी वजह से इसमें कोई डिफरेंस नहीं आता क्योंकि ये सेम वेव बन रही है। तो सरकमफेरेंस का मतलब क्या है कि उसने एक चक्कर काट के वापस जो है वो उसी जगह के अपने आप को जो है वो रिपीट किया है जस्ट, और उसने कुछ नहीं किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज़ किस चीज़ के इक्वल है, हम कह सकते हैं एक्सपोनेंशियल एओटा के एक्स दिस इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल एओटा के इंटू एक्स प्लस एल। तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल एओटा के एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल एओटा के एल एक्सपोनेंशियल एओटा के एक्स। तो ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा एक्सपोनेंशियल एओटा के एल इज इक्वल टू 1। ये किस चीज़ के इक्वल होता है, ये होता है cos ऑफ के एल प्लस एओटा साइन ऑफ के एल इज इक्वल टू 1। यहाँ पे के एल जो है डेट इज बेसिकली द डोमेन। अब इसकी वैल्यू का तो हमें नहीं पता, लेकिन इस चीज़ का हमें पता है कि जो वैल्यू इसकी होगी वही वैल्यू जो है वो हमारे पास इसकी होगी। तो सिर्फ एक ही कंडीशन है कि जब ये के एल जो है इसकी वैल्यू हमारे पास जब 0 होगी, यानी कि cos 0 1 प्लस साइन 0 0, तो ये आंसर हमारे पास 1 के इक्वल आता है। तो हम ये कह सकते हैं
कि जब के एल की वैल्यू हमारे पास 0 होगी तो आंसर ये ठीक आएगा। जब के एल की वैल्यू 2 पाई देन 4 पाई एंड अप टू सो ऑन, जिसको हम कह सकते हैं कि ये एन 2 पाई के इक्वल जब तक इसकी वैल्यू होगी, तो ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि के एल जो है डेट इज इक्वल टू एन 2 पाई। अब एल यहाँ पे सर्कमफेरेंस था, इसकी वैल्यू जब पुट करते हैं तो 2 पाई आर इज इक्वल टू एन 2 पाई। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो के की वैल्यू आ जाएगी एन ओवर आर। जो मोमेंटम है वो अभी हमने थोड़ी देर पहले इसका फॉर्मूला देखा है, एच बार के इक्वल होता है, तो यहाँ से हम जो है वो वैल्यू निकाल लेंगे के की, वो इक्वल है पी ओवर एच बार के। इसको पुट करते हैं यहाँ पे, तो पी ओवर एच बार इज इक्वल टू एन ओवर आर। तो पी आर किसके इक्वल आ जाएगा, ये हो जाएगा एन एच बार, या फिर पी इज इक्वल टू एन एच बार ओवर आर के इक्वल है। तो यहाँ पे मोमेंटम हमारे पास जो है डेट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बार। या फिर अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो ये हमारे पास बन रहा है एंगुलर मोमेंटम, कि एंगुलर मोमेंटम जो है डेट इज इक्वल टू, यानी कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एन एच बार, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बार, जो कि हम क्वांटम मैकेनिक्स के केस में जो है वो इस चीज़ को पढ़ते हैं। तो यहाँ से जो है वो हमें पता चला कि हमने इस वक्त जो यहाँ पे हम जो फंक्शन लिया था डेट वाज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल एओटा के एक्स लिया था, यानी कि ये वही वाला फंक्शन है कि जिसकी मदद से हमने क्या किया, क्वांटाइजेशन को जो है वो लेकर आए, यानी कि यही वाला जो है वेव फंक्शन जो है वो हमारे पास ओबे करता है। सो दिस इज द क्वांटम वेव फंक्शन फॉर क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल। ये क्वांटाइजेशन को जो है वो ओबे करता है, उसको लेकर आता है। सो दिस इज द राइट फंक्शन। तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल एओटा के ऑफ एक्स।